नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले नजर डालेंगे सुबह की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा आज संसद का बजट सत्र। सुचारू कामकाज के लिए सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग। इंडी गठबंधन आज तय करेगा अपने मुद्दे और रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा रैली की थीम। चुनाव से पहले मिशन बंगाल पर नितिन नवीन की दो टूक। विकसित बंगाल के लिए दृढ़ संकल्पित है बीजेपी। आज पूर्वी वर्धमान में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर की बात। कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए सऊदी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 मैच विशाखापत्तनम में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत की 3-0 से अजय बढ़त। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे लोकसभा में दोनों सदन की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। कल 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया जाएगा और फिर 1 फरवरी को रविवार होने के बावजूद सरकार 2026-27 के लिए बजट पेश करेगी। सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए लोकसभा में चर्चा के लिए 3 दिन तय हैं। उसके बाद आम बजट पर चर्चा होगी। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि 9 मार्च से 2 अप्रैल तक दूसरे चरण में बजट पारित कराने के साथ ही अन्य विधायी कामकाज पर जोर रहेगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष की ओर से सत्र के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने में मदद मिलेगी, लेकिन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। आज संसद की कार्यवाही से पहले इंडी गठबंधन की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुद्दे और रणनीति तय होगी। जी राम जी अधिनियम, प्रदूषण और विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे विपक्ष की नजर में हैं। विपक्ष ने पिछले 2 सत्र में SIR पर चर्चा और मनरेगा स्कीम की जगह आए VB जी राम जी कानून का विरोध करते हुए हंगामा किया था। इससे पहले कल सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में 39 दलों की तरफ से 51 नेता शामिल हुए, जिसमें सरकार के सामने उन्होंने अपनी बातें और मांग रखी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज NCC PM रैली को संबोधित करेंगे। इस मौके पर वो सर्वश्रेष्ठ कैडेटों के साथ सर्वश्रेष्ठ निदेशालय को भी पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस रैली में 21 अन्य देशों के 207 युवा और अधिकारी भी शामिल होंगे और इस बार रैली की थीम राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा रखी गई है। PM रैली के साथ ही गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का भी समापन हो जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली कैंट में पिछले 1 महीने से चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का बुधवार को प्रधानमंत्री रैली के साथ भव्य समापन होगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस साल रैली का विषय राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा है, जो भारत के युवाओं में कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भावना को दर्शाता है। गौरतलब है कि इस गणतंत्र दिवस शिविर में देश भर से 898 छात्राओं समेत कुल 2406 एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया। जो समापन होता है वो प्राइम मिनिस्टर रैली के साथ होता है। इस बार प्राइम मिनिस्टर रैली 28 जनवरी को होगी। आमतौर पर 27 जनवरी को होती है, इस बार 28 को है। 2 साइकिलिंग एक्सपीडिशंस कंटिन्यूइंग, one is continuing from Mumbai to Delhi, right?
Second is continuing from Ranchi to this place. And cadets as young as 17, 18 years old, covering a distance of 1500 kilometers. कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनमें हैबिटेशन नहीं है, इन द्वीपों का नाम देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो हमारे कैडेट्स ने जो सेलिंग एक्सपीडिशन अंडमान निकोबार में की, वो हर द्वीप पर गए और उनको द्वीपों के बारे में जानकारी मिली। उस द्वीपों से वहां से वो मिट्टी इकट्ठा करके एक कलश के रूप में प्राइम मिनिस्टर को भेंट करेंगे रिपब्लिक ये प्राइम मिनिस्टर रैली के दौरान। पीएम रैली की शुरुआत प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार्ड का निरीक्षण करेंगे। परेड की शुरुआत एनसीसी के घुड़सवार कैडेटों के साथ होगी और उसके बाद छात्रा कैडेटों के दस्ते के अलावा देश के अलग अलग जोन से कैडेट परेड में निकलकर पीएम को सलामी देंगे। इस रैली में 21 अन्य देशों के 207 युवा और अधिकारी भी शामिल होंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से शुरू हुई साइकिल और अन्य यात्राएं भी यहां संपन्न होंगी। इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों के साथ सर्वश्रेष्ठ निदेशालय को भी पुरस्कृत करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय रंगशाला और राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों और एनसीसी कैडेटों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा और चारित्रिक विकास में उनकी भूमिका को प्रदर्शित किया जाएगा। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में देश भर से चयनित होकर दिल्ली पहुंचे एनसीसी कैडेट और 21 देशों के युवा परेड में निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज वो पूर्व वर्धमान में भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। कल नितिन नवीन ने कमल मेला के उद्घाटन के दौरान कहा कि विकसित भारत के लिए बंगाल का भी विकास आवश्यक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बंगाल के विकास के लिए प्रयासरत हैं और भाजपा राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज बंगाल कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं। हम उस बंगाल को, उस विकसित बंगाल को 2047 में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाने के बाद ही हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बंगाल को विकसित बनाना है तो उसके संस्कृति को, उसके मिट्टी को, उसके कला के क्षेत्रों को आगे बढ़ाना होगा और आज ये प्रयास इस कड़ी में हो रहा है। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर ऐतिहासिक वार्ता के सफल समापन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि ये समझौता एक स्थिर, संतुलित और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने की दोनों पक्षों की सामूहिक आकांक्षा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप न केवल समकालीन हितों से जुड़े हैं बल्कि लोकतंत्र, बहुलवाद और खुले बाजार अर्थव्यवस्था जैसे साझा मूल्यों से भी जुड़े हैं। ये बात उन्होंने कल शाम राष्ट्रपति भवन में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन के सम्मान में आयोजित भोज में कही। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA का ऐतिहासिक ऐलान दोनों देशों के व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को एक नई दिशा देगा। अब ये समझौता भारत के निर्यात, सेवाओं और पेशेवरों के लिए नई संभावनाओं का भी मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे वैश्विक मंच पर भारतीय उपस्थिति और मजबूत होगी। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूरोपीय संघ जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मिलकर वैश्विक व्यापार का 1/3 हिस्सा नियंत्रित करने वाले भारत और यूरोपीय संघ मदर्स ऑफ ऑल डील्स यानी इंडिया EU फ्री ट्रेड डील की घोषणा कर चुके हैं। 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मिलकर इस समझौते का ऐलान किया। वैश्विक अस्थिरता के बीच हुई ये डील अपने आप में ऐतिहासिक डील बन चुकी है। हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को
और प्रबल करेगा। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा। पूरी दुनिया में इस समय इस डील की चर्चा हो रही है। इस डील की खासियत सबको हैरान कर रही है। भारत समेत यूरोप के 27 देशों को इसका फायदा मिलने वाला है। भारत और यूरोपियन यूनियन की इस डील के बाद बहुत सी चीजें कम दर में मिलने वाली हैं। कार से लेकर केमिकल्स तक की चीजों के दाम कम हो सकते हैं। साथ ही वाहन, बियर और ड्रिंक्स वाले उत्पाद भी सस्ते हो सकते हैं। ये समझौता शराब, खाद्य उत्पाद, रसायन, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और एरोस्पेस जैसे प्रमुख चीजों के दाम में कटौती कर सकता है। इस समझौते के तहत भारत के 99% निर्यात को यूरोपीय संघ में प्राथमिकता प्राप्त होगी, जिससे व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि का रास्ता खुलेगा। खासकर भारत के कारीगरों, महिलाओं, युवाओं और एमएसएमई के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एफटीए के तहत भारत के विभिन्न श्रम गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण और हस्तशिल्प को बड़ी छूट मिलेगी, जिससे इन क्षेत्रों में भारत का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बढ़ेगा। ये समझौता भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए दरवाजा खोलता है। समझौते के बाद हमारे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को यूरोपीय संघ में बेहतर प्रवेश मिलेगा, जिससे उनकी आय और बढ़ेगी। मुक्त व्यापार समझौते में भारत के महत्वाकांक्षी सेक्टर्स पर खास ध्यान दिया गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत सर्विस सेवाओं में भी महत्वपूर्ण अवसर सामने आए हैं, खासकर भारत के आईटी और पेशेवर सेवाओं के लिए। समझौते से भारत और यूरोपीय संघ दोनों जगह लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. भारतीयों को यूरोपीय संघ में काम करने के लिए आसान प्रक्रियाएं मिलेगी। इसके अतिरिक्त भारत ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी यूरोपीय संघ के देशों में कार्य करने का अधिकार हासिल किया है, जिससे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। समझौते में भविष्य में उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ प्रौद्योगिकियां और अर्धचालित क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है। कुल मिलाकर ये समझौता समाज के सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि ये सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, ये साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के.एम. सुब्रमण्यम ने भारत और यूरोप के बीच हुए व्यापार समझौते पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये समझौता खासतौर पर तिरुपुर के वस्त्र और परिधान उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगा। उनके अनुसार इस समझौते से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। India, European Union, free trade agreement with both the governments. Because of this, as an apparel exporter, President Tripura Exporter Association, I am very happy and we are welcoming this historical trade agreement. It will give more employment opportunity, it will give more foreign exchange to the country. और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जरा सी हंसी दुलार जरा सा
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बंगाल की माटी से उठी वंदे मातरम की गूंज ने भारतीय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आंदोलनों में एकता, राष्ट्रवाद, औपनिवेशिक प्रतिरोध के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश अत्याचार और दमन के बावजूद इस गीत ने सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक जोश भरकर स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। महान राष्ट्रवादी और राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती ने इसे तमिलनाडु और केरल में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जन का नारा बना दिया। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रभाव ऐसा था कि देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं रहा और इसे लोकप्रिय और जन जन की वाणी बनाने में स्वतंत्रता सेनानियों ने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे लाला लाजपत राय ने इसे उत्तर भारत और पंजाब में राष्ट्रीय आंदोलन में एक शक्तिशाली नारा बनाया। बाल गंगाधर तिलक ने पश्चिम भारत और महाराष्ट्र में वंदे मातरम को जन जन तक पहुंचाया और इसे स्वराज आंदोलन से जोड़ा। बिपिन चंद्र पाल, जो वंदे मातरम के प्रमुख प्रचारकों में से थे, उन्होंने इसे बंगाल विभाजन के विरोध प्रदर्शनों में एक प्रमुख नारा बना दिया। एक और महापुरुष थे, महान राष्ट्रवादी और महाकवि सुब्रमण्यम भारती, जिन्होंने तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में वंदे मातरम को स्वाधीनता आंदोलन के दौरान औपनिवेशिक विरोध का प्रतीक बना दिया। सुब्रमण्यम भारती ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने और देश की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रेरित किया। सुब्रमण्य भारती ने वंदे मातरम को एक मंत्र के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने वंदे मातरम का तमिल भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा वंदे मातरम नाम से अन्य कविताएं भी लिखी। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती ने गीत के जरिए लोगों को एकजुट किया, भाषाई बाधाओं को दूर किया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के शक्तिशाली नारे में बदल दिया, जिससे हर भारतीयों में राष्ट्रीय भक्ति की भावना जगी और यह औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ दक्षिण भारत में एक मुखर आवाज बन गया। राष्ट्रकवि भारती ने इंडिया और स्वदेश मित्रन जैसे अपने अखबारों में वंदे मातरम गीत को प्रकाशित किया और इसका व्यापक रूप से प्रसार किया। अपनी कविताओं वंदे मातरम 1 और वंदे मातरम 2 के जरिए उन्होंने इस गीत के माध्यम से लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। सुब्रमण्य भारती ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषाई और सांस्कृतिक एकता के सेतु के रूप में काम किया और वंदे मातरम को दक्षिण में लोकप्रिय बनाने का काम किया। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनके क्रांतिकारी लेखन और वंदे मातरम के प्रसार से बौखलाकर ब्रिटिश सरकार ने उनके अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें पौंडीचेरी से निर्वासित होना पड़ा। हालांकि अंग्रेजों की इन दमनकारी गतिविधियों से उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ी। सुब्रमण्य भारती की राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कई तमिल गीतों में वंदे मातरम के प्रति श्रद्धा साफ झलकती है। भारती ने भारत का ध्वज गीत भी लिखा था, जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। महाकवि सुब्रमण्य भारती ने अपनी कलम और पत्रकारिता के जरिए वंदे मातरम को दक्षिण भारत में रहने वाले भारतीयों के दिलों में उतारा, जिससे यह ब्रिटिश सत्ता के विरोध में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। वंदे मातरम वह मजबूत कड़ी है जो इस महान राष्ट्र और इसकी समस्त संतान को एक सूत्र में बांधता है।
चाहे दक्षिण हो, पश्चिम हो या उत्तर हो। पूरब से उठी चिंगारी ने हर भारतीय के भीतर राष्ट्रवादी चेतना को प्रज्वलित किया। वंदे मातरम ने जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ के लिए भी प्रेरणा दी। वंदे मातरम से प्रेरित होकर मां भारती की संतानों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज 150 वर्षों बाद भी वंदे मातरम उतना ही प्रभावशाली है, उतना ही काव्यात्मक है और उतना ही प्रेरणादायी है जितना यह स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में था। और वहीं 77वें गणतंत्र दिवस पर गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो में इतिहास रचा गया। ग्रेट रण ऑफ कच्छ के सफेद नमक के रेगिस्तान पर जब दुनिया का सबसे विशाल खादी से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज लहराया तो वो पल केवल एक दृश्य नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, स्वदेशी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक बन गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कच्छ के रण में खादी का गौरव शान से लहरा रहा है। 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा विश्व का सबसे विशाल खादी तिरंगा देशभक्ति और स्वदेशी शक्ति का अद्भुत संगम है, जिसे लाखों कारीगरों और भारतीय सेना ने सलामी दी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह भव्य आयोजन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूज्य बापू की खादी की विरासत को नमन करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। भावुक क्षण तब आया जब केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने मंच से शहीद सार्जेंट मुरलीधर की पत्नी राजकुमारी को सम्मानित कर राष्ट्र के लिए उनके बलिदान को नमन किया। ये दिन इसलिए भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि 26 जनवरी 2026 को भुज भूकंप के 25 वर्ष पूर्ण हुए। कार्यक्रम के दौरान दिवंगत नागरिकों को स्मरण करते हुए कच्छ की अदम्य जिजीविषा, पुनर्निर्माण और विकास की प्रेरक यात्रा को रेखांकित किया गया। 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े तिरंगे का भार करीब 1400 किलोग्राम है। तिरंगे को तैयार करने में 70 खादी कारीगरों ने 49 दिनों में करीब 3500 घंटे काम किया। 4500 मीटर हाथ से काते बुने खादी कपड़े और 30 फीट व्यास का अशोक चक्र, ये ध्वज खादी की शिल्प कला और भारत की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ में लहराता ये विशाल तिरंगा नए भारत के आत्मविश्वास, सुरक्षा, स्वदेशी और संकल्प की ऊंचाई को दर्शाता है, जहां खादी केवल वस्त्र नहीं, राष्ट्र निर्माण की शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे खेल से जुड़ी खबरों की, जहां भारत और न्यूजीलैंड की टीम 5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मैच में आज आमने सामने होंगी। टीम इंडिया के पास सीरीज में 3-0 की बढ़त है। आप देखिए ये रिपोर्ट और इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। फिलहाल भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में लगातार 3 मैच जीतकर 3-0 से अजय बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। अब तक खेले गए 3 मैचों में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन ने टीम को मजबूती दी है। हालांकि संजू सैमसन ने भारतीय फैंस को निराश किया। खराब फॉर्म से जूझ रहे सैमसन 3 मैचों में 5.33 की औसत से 16 रन ही बना पाए हैं। वहीं भारतीय गेंदबाजी के 2 प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है। ऐसे में चौथे T20 में कप्तान सूर्य कुमार यादव पर गेंदबाजी डिपार्टमेंट को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होगी। दूसरी ओर इससे पहले खेले गए वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली न्यूजीलैंड की टीम के लिए लगातार 3 मैच गंवाना चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि कीवी बल्लेबाजों ने मुकाबलों में बल्ले का जोर दिखाया, लेकिन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक रवैये का जवाब देने में विफल रहे। T20 सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के सामने अब आत्मसम्मान बचाने की लड़ाई बची है। कीवी टीम चौथे मैच को जीतकर लगातार चौथी हार से बचना चाहेगी। वहीं T20 सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव की नजर टीम को आगामी T20 विश्व कप के लिहाज से तैयार करने पर भी है।
ऐसे में टीम मैनेजमेंट की कोशिश बाकी बचे 2 मुकाबलों में टीम के खिलाड़ियों को परखने और पिछले मैचों में हुई गलतियों में सुधार करते हुए सीरीज को क्लीन स्वीप करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।